नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग पार्ट को। अभी हम लोग डेटा एक्सेस लेयर पे हमें काम करना है, ठीक है। बिल्कुल बिगिनिंग में आप लोगों के साथ डिस्कशन हुआ था 3 टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। सो 3 टियर आर्किटेक्चर पे हमने डिस्कशन किया था कि हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होगा और उसके बाद बिजनेस लेयर रखेंगे हम लोग और डेटा एक्सेस लेयर रखेंगे, डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। हालांकि 3 टियर आर्किटेक्चर से भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हमारा ये 3 टियर आर्किटेक्चर ना हो कि ये N टियर आर्किटेक्चर होने वाला है, ठीक है। सो 4-5 टियर भी रखेंगे हम लोग इसमें। ओके, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने डेटाबेस तैयार कर लिया है, ठीक है। सो ये हमारा डेटाबेस पार्ट रेडी है। ओके, डेटाबेस पार्ट इज़ रेडी। डेटाबेस में हमने क्या क्या तैयार किया है? डेटाबेस में हमने तैयार किया है टेबल, ठीक है। और टेबल के टॉप में मैंने क्या बिठा दिया है? प्रोसीजर, ठीक है। सो बेसिकली यदि आपको टेबल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हमें टेबल को डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, बल्कि रिक्वेस्ट हम लोग प्रोसीजर को करेंगे। हम लोग प्रोसीजर कॉल करेंगे और वो प्रोसीजर के अंदर कोड किया हुआ है कि जो भी एप्रोप्रिएट टेबल होगा वो टेबल के साथ उसका ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा। इंसर्ट करना रहेगा तो इंसर्ट कर देगा, अपडेट डिलीट करना है तो अपडेट कर देगा, डिलीट कर देगा। ओके, सो डेटाबेस के अंदर मेरा लेयर 1 पे टेबल पड़ा हुआ है, लेयर 2 पे प्रोसीजर पड़ा हुआ है और बाहर के दुनिया से, बाहर के एप्लीकेशन से ये प्रोसीजर्स को एक्सपोज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और ये प्रोसीजर कॉल होगा, जिसको कॉल करना है प्रोसीजर कॉल करेगा, डायरेक्ट टेबल को कॉल नहीं करेगा। ओके, सो अभी हमें क्या करना है? डेटा एक्सेस लेयर का प्रोजेक्ट बनाना है और ये प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग इन प्रोसीजर्स को कॉल करेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं इस पे काम करना। टेक्नोलॉजी हमारा .NET कोर होने वाला है। .NET कोर में ये काम करेंगे, ओके। और देखते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये प्रोसीजर को लोग कॉल करेगा तो क्या प्रोसीजर्स में आपको याद होगा पैरामीटर्स हमने रखा था, है ना? पैरामीटर्स थे प्रोसीजर्स में, पैरामीटर्स। सो बेसिकली पैरामीटर्स ही ये हमें बताता है कि जब भी आपको प्रोसीजर कॉल करना है तो आपको क्या डेटा पास करना है, ठीक है। सो बेसिकली दीज पैरामीटर्स आर दी सो कॉल्ड टेम्पररी होल्डर्स ऑफ द डेटा, जिसमें जाके डेटा होल्ड हो रहा है। फाइनली थ्रू थ्रू दिस पैरामीटर्स जाके फाइनली डेटाबेस में जो भी टेबल्स बना वहाँ पे जाके डेटा स्टोर हो गया। यदि पैरामीटर्स नहीं होता तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्रोसीजर के साथ बातचीत करना थोड़ा मुश्किल होगा। वन वे कम्युनिकेशन, आप प्रोसीजर का नाम आप प्रोसीजर के नेम के थ्रू आप कॉल कर लो और उसमें जो भी डेटा हार्ड कोडेड होगा वो सीधे टेबल में इंसर्ट होगा। लेकिन पैरामीटर्स के थ्रू क्या हुआ? हमने प्रोसीजर को थोड़ा डायनेमिक बना दिया, ठीक है। सो सेम प्रोसीजर कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, एज मेनी टाइम्स यू वांट विद डिफरेंट डेटा, और ये बहुत ईजिली अपना काम कर रहा होगा। ओके, सो पैरामीटर्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बेसिकली पैरामीटर्स को मैं क्यों यहाँ पे थोड़ा सा एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे डेटा एक्सेस लेयर का कोड करेंगे ना तो पैरामीटर्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो डेटा एक्सेस लेयर का जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं उसमें किन खास चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, और क्या ब्यूटी होना चाहिए एक डेटा एक्सेस लेयर एप्लीकेशन का। और फिर हम लोग पैरामीटर्स वाले पार्ट को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो डेटा एक्सेस लेयर जो हम लोग बनाएंगे इसमें मेजर काम क्या होगा? सो ये एक्सेस लेयर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस इनटू डेटाबेस टेबल्स, ठीक है। तो वो सारे ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा? सो बेसिकली CRUD ऑपरेशन, यानी डेटा एक्सेस लेयर प्रोजेक्ट के थ्रू one should be able to create the record, should be able to read
अपडेट द रिकॉर्ड, शुड बी एबल टू डिलीट द रिकॉर्ड, ठीक है। सो हम लोग ये जो प्रोजेक्ट बनाएंगे डेटा एक्सेस लेयर को, तो हमें वो प्रोविज़न दे के चलना पड़ेगा कि इस डेटा एक्सेस लेयर प्रोजेक्ट को यूज़ करके कोई भी CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करे, ठीक है। तो डेटाबेस प्रोसीजर्स में तो आपने क्रिएट अपडेट करने के लिए ऑलरेडी प्रोसीजर बना के रखा ही है। आपको याद होगा हमने रखा है ASP employee_basic_cu, तो ये क्या करेगा, क्रिएट और अपडेट करने का प्रोसीजर बना हुआ है। सिमिलरली ASP_emp_basic_vw प्रोसीजर बनाया है। ये क्या करेगा, ये व्यू करने का काम करेगा, रीड करने का काम करेगा। सो हमें इन प्रोसीजर्स को कॉल करना है डेटा एक्सेस लेयर से, ठीक है। सो डेटा एक्सेस लेयर की क्या ब्यूटी होनी चाहिए कि ये एप्लीकेशन CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। और क्या होना चाहिए, तो हमारा ये जो डेटाबेस टेक्नोलॉजी है, ये कौन सा टेक्नोलॉजी हम लोग यूज किए हैं, MySQL, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि डेटा एक्सेस लेयर जो हम लोग बनाएंगे ना, ये ऐसा बनाएं कि ये सिर्फ MySQL नहीं बल्कि डेटाबेस टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट बने। मतलब यदि MySQL आज के डेट में है तो MySQL के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म करे, और सेम ही कोड, और वी कैन से कि बहुत कम चेंजेस करके हम चाहें तो कल हो के यदि कोई डेटाबेस टेक्नोलॉजी चेंज करके SQL सर्वर रखता है तो मेरा सेम ही कोड वर्क कर जाए SQL सर्वर के लिए, या मुझे बहुत कम चेंजेस करना पड़े। या SQL सर्वर की जगह पे लेट से डेटाबेस आप Oracle रखते हो, तो ये डेटा एक्सेस लेयर का प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ आप कि डेटाबेस टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट हो, वो किसी भी डेटाबेस के साथ मेरा कोड एग्जीक्यूट कर सके वो, ठीक है। और चेंज करना पड़े तो बहुत कम चेंजेस करना पड़े, ठीक है। सो ये दो ब्यूटी हमें रखना होगा अपने प्रोजेक्ट में कि CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म होना चाहिए, और दूसरा डेटाबेस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, तो ये डेटा एक्सेस लेयर पे बल्क ऑपरेशन, जो डेटाबेस रिलेटेड जो बल्क ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे बल्क इंसर्ट करना हो, बल्क में अपडेट करना हो। लेट्स से 1000 रिकॉर्ड्स आपके पास कोई एक्सेल सीट में पड़ा हुआ है और पूरा का पूरा सीट चाहते हो कि 1 गो में डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपका जो एक्सेस लेयर का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट में आपने बल्क ऑपरेशंस के लिए कोड करके रखा होगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो हमें अपने प्रोजेक्ट में बल्क ऑपरेशंस के कोड भी हमें लिख के रखना होगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो प्रोजेक्ट है डेटा एक्सेस लेयर, ये रिस्पॉन्सिबल है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस के साथ यही इंटरफेस करने वाला है। तो सिक्योरिटी का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। पता चला कि आपने कुछ ऐसा कोड किया है जो बहुत ही ईजिली कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है, तो आपके सीधे डेटाबेस में पहुंच के और कोई भी प्रोसीजर्स को, कोई भी टेबल को एक्सेस कर पा रहा है, डेटा को मैनिपुलेट कर दे रहा है, डिलीट कर दे रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हमारे डेटा एक्सेस लेयर प्रोजेक्ट पे सिक्योरिटी का भी हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट और भी कई सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग ये 4 चीज़ पे फोकस करेंगे कि इसको एफिशिएंटली हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब थोड़ा ये पैरामीटर्स पार्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है ना। सो लेट्स एज्यूम कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ना, ये बनने वाला है आपका डेटा एक्सेस लेयर, और इधर में आपने प्रॉपर आपका डेटाबेस है। हमारे केस में भी ये MySQL है, आगे कोई और भी हो सकता है। तो ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब ये इंटरैक्शन कैसे होगा, इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे कुछ ना कोड करने वाले हैं। ये कोडिंग कैसे करेंगे, इस चीज़ को एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपके पसंद का हो या आप जिसको जानते हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम का काम बिल्कुल एक छोटा सा लाइक 2 नंबर को जोड़ने का काम करना हो, ठीक है। सो राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ऐसा करके कोई कोड करना हो। वो आप सी में बना लो, C++, जावा, C#, .NET, कहीं भी आपको जाके बनाना है, ठीक है। तो मैं ना
कोई भी एक लैंग्वेज में बनाने का कोशिश करता हूँ। सो लेट से आपने कोई क्लास बनाया है, या क्लास को भी अभी साइड कर दो, सिर्फ फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका मेन फंक्शन हो गया, और ये मेन फंक्शन में आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, लेट से इंट n1, और इस पे एक नंबर इनपुट कर ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आपने एक और वेरिएबल बनाना है n2, और इस पे एक नंबर को इनपुट करवा लिया। फाइनली एक नंबर है, एक वेरिएबल है इंट सम करके, एंड n1 प्लस n2 को ऐड किया और सम पे शाइन कर लिया, एंड फाइनली मैंने सम को प्रिंट कर लिया, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा है। इस लाइन में नंबर इनपुट हो रहा है, इस लाइन पे भी नंबर इनपुट हो रहा है, इस वाले लाइन पे हमने सम ऑपरेशन परफॉर्म किया और यहाँ पे फाइनली प्रिंट कर लिया है। कोई भी लैंग्वेज आपके पसंद का हो, उस लैंग्वेज में इस कोड को आप लिख के एग्जीक्यूट करके देखना। ना अभी हमने क्या किया, आप समझो कि ये जो मेन फंक्शन है ना, आपका एक HRMS एप्लीकेशन है, यही आपका सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा, ठीक है। अभी इस ऑपरेशंस में हमने क्या किया कि जो अलग अलग काम है, जैसे कि डेटा इनपुट करने का, डेटा को प्रोसेस करने का, और फाइनली आउटपुट करने का, तो ये जो दो काम है ना, ये क्या है, इनपुट करने का काम, डेटा इनपुट करने का काम है, ये डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, और ये यहाँ पे फाइनली मेरा डेटा को आउटपुट किया जा रहा है, और ये सारा काम एक ही फंक्शन के अंदर किया गया है। हम लोग इस काम को अलग अलग फंक्शंस में इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं कैसे काम होगा। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा एक HRMS एप्लीकेशन है जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का काम हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे काम को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, अलग अलग लेयर्स में कैसे डिवाइड करेंगे। यदि हम लोग इस छोटे से प्रोग्राम को अलग अलग लेयर में डिवाइड कर लिए, तो हमारा एक बड़ा सा जो प्रोजेक्ट HRMS उसको भी हम लोग अलग अलग लेयर में ब्रेक कर पाएंगे। ओके, सो इस लेयरिंग में क्या करेंगे हम लोग कि चलो एक ना अलग से फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक फंक्शन हो गया मेरा void sum, ठीक है। और इस वाले फंक्शन में कुछ काम करते हैं, इंट n1 इक्वल टू 10, इंटीजर n2 पे 20, इंट सम n1 प्लस n2, एंड फाइनली प्रिंट सम। ओके, सो मैंने क्या किया, ये जितना भी काम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर डाला हुआ था, ये सारा का सारा काम हमने ये सम फंक्शन के अंदर डाल दिया। तो अभी क्या करना होगा, जाहिर सी बात है कि अब हमें ये कोड नहीं चाहिए, है ना। तो अभी क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया, ये पूरा का पूरा डिलीट कर दिए। ओके, और फाइनली डिलीटेड। ओके, और ये मेन फंक्शन के अंदर ये जो मेरा सम फंक्शन इसको कॉल कर लिए, ठीक है। सो क्या किया, मेरा जो बड़ा सा एक कोड था उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक सेपरेट सम नाम का फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन मेरा पहले से बना हुआ है जो कि मेन फंक्शन है, जो कि फर्स्ट टाइम ये मेन फंक्शन को ही कॉल होना है। सो मेन फंक्शन सम फंक्शन को कॉल हो गया। यदि इसको थोड़ा ध्यान से आप इस प्रोग्राम को देखो तो आप समझोगे कि कैसे दो अलग अलग फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो मेन फंक्शन हैज़ कॉल्ड सम फंक्शन, ठीक है। यदि ये मेरा जो सम फंक्शन, यदि मैं इसको डेटाबेस मान के चलूँ कि ये मेरा पूरा का पूरा डेटाबेस है, और ये मेन फंक्शन को मैं ये मान के चलूँ कि ये मेरा पूरा का पूरा डेटा एक्सेस लेयर है, तो डेटा एक्सेस लेयर ने क्या किया, डेटाबेस को कॉल कर लिया। सो मेन फंक्शन सम फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये सम फंक्शन के अंदर सारा का सारा काम हार्ड कोड किया हुआ है। सो n1 की वैल्यू इनपुट हो रहा है फंक्शन के अंदर,
n2 की वैल्यू यहीं पे इनपुट हो रहा है ना, प्रोसेसिंग और सम हो रहा है। सो ये मेरा सम यदि कोई डेटाबेस के प्रोसीजर हो तो सब कुछ हार्ड कोड किया हुआ है। इसको थोड़ा सा यदि मुझे और डायनेमिक बनाना हो तो कैसे कर सकते हैं। सो अब जो हम लोग सम फंक्शन बनाएंगे, आप इस फंक्शन को मान लो वर्जन 1, और अब जो बनाने जा रहे हैं ना इसको वर्जन 2 में कैसे बना सकते हैं। सो दिस इज़ वर्जन 2 नाउ। अब क्या करेंगे, void सम, और इस बार जो दो नंबर है ना इसको इस फंक्शन के पैरामीटर्स में रखेंगे, इंट सम n1 प्लस n2 एंड फाइनली प्रिंट सम। अब इस सम को यदि मुझे कॉल करना हो मेन फंक्शन से, सो अगेन इस मेन वाले फंक्शन में इसको थोड़ा सा इस फंक्शन को थोड़ा यहाँ कॉल करते हैं, मेक सम स्पेस, ठीक है। सो इस बार जो मुझे सम फंक्शन कॉल करना है, सो आई हैव टू पास सम वैल्यू। सो 10 20 मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं 10 20 पास करूँगा तो ये कौन सा मेरा सम फंक्शन कॉल होगा, ये वर्जन 2 मेरा कॉल हो जाएगा। सो 10 विल कम इनटू दिस n1 एंड 20 विल कम इनटू दिस n2 एंड फाइनली आगे का प्रोसेसिंग और आउटपुट दोनों इस फंक्शन में हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इसको। सो क्या हो रहा है, यदि ये मेरा डेटाबेस में यदि कोई प्रोसीजर बना हुआ है, सो प्रोसीजर में हमने क्या किया, पैरामीटर्स रखा है, कोई वैल्यू फिक्स नहीं किया। सो अब इस फंक्शन को, इस सम फंक्शन को इस दुनिया में कोई भी कॉल करेगा तो अपना नंबर इसको पास कर सकता है, और ये सम को नहीं पता है कि व्हाट वैल्यू दिस n1 और n2 हैज़। इनका बस इतना ही काम है कि वॉट एवर वैल्यू इज़ देयर, 10 20 30 40 वॉट एवर इज़ देयर, आपको उसको सम करना है, सम करके प्रिंट करना है। सो नाउ ये जो मेरा मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन का कम्युनिकेशन जो वर्जन 2 वाले सम के साथ हो रहा है थोड़ा डिफरेंट हो गया। क्या हो गया, सो नाउ मेन फंक्शन इज एबल टू पास सम वैल्यू, आई मीन मेन फंक्शन इज एबल टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू दिस सम फंक्शन कि ओके सम फंक्शन, नाउ दिस टाइम आई एम गिविंग यू द वैल्यू, यू ओनली ऐड इट एंड शो इट। सो यदि मेन फंक्शन मेरा कोई डेटा एक्सेस लेयर है, सो नाउ डेटा एक्सेस लेयर is able to pass value this 10 20, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो डेटा एक्सेस लेयर का प्रोजेक्ट बनाना है, ये डेटा एक्सेस लेयर प्रोजेक्ट क्या करेगा, इसमें हम लोग डेटाबेस प्रोसीजर को कॉल करेंगे और पैरामीटर्स में वैल्यू को पास करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर नाउ द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एबल टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है। सो जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा ना वो कोई वैल्यू को पास कर सकता है, ठीक है। ओके, वर्जन 3 देखते हैं, ठीक है। वर्जन 3 कैसे हो सकता है। सो वर्जन 3 में इस बार क्या करते हैं ना कि यहाँ पे लिखते हैं इंट सम इंट n1 इंट n2 एंड इसके अंदर काम लिखा हुआ है, लेट से इंट रिजल्ट n1 प्लस n2 एंड फाइनली रिटर्न रिजल्ट। ओके, इस फंक्शन को ध्यान से समझते हैं। ये फंक्शन का काम क्या है कि यू पास मी एनी टू नंबर्स, ठीक है। मैं क्या करूँगा, वो दोनों नंबर को ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा मैं वापस रिटर्न कर दूँगा, किसको, जो भी मुझे कॉल करेगा उसको। इसका डेफिनेशन बड़ा क्लियर है कि यू गिव मी टू नंबर, आई ऐड देम सॉरी, और मैं आपको वापस रिटर्न करके दे दूँगा। सो यदि इस वाले सम फंक्शन से यदि मेन फंक्शन बात करना चाहता है तो कैसे बात करेगा। सो अगेन सम फंक्शन, लेट्स से हमने पास किया 20 एंड 30, सो 20 30 करस्पॉन्डिंगली दिस n1 n2 वेरिएबल में चला जाएगा
और ऐड होने के बाद वापस वैल्यू रिटर्न होगा। तो वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगा? जहाँ पे कॉल हुआ है, जो इसको कॉल किया है। सो कौन कॉल किया? मेन फंक्शन। सो यहीं पे इसका सम रिटर्न हो जाएगा। सो हमें एक यहाँ पे वेरिएबल बनाना है, लेट्स से इंट आर इक्वल टू सम। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा ये रिटर्न होगा और आर में स्टोर हो जाएगा। नाउ फाइनली मैं आर को प्रिंट कर सकता हूँ। इस पार्ट को समझते हैं, ठीक है। सो अभी क्या है कि मेन फंक्शन सम फंक्शन के साथ कैसे बात कर रहा है? सो मेन फंक्शन इज एबल टू पास सम वैल्यू एंड सम फंक्शन इन रिटर्न इज एबल टू गिव सम वैल्यू बैक टू मेन, ठीक है। सो मेन कुछ वैल्यू को पास किया सम को, दिस इज मेन फंक्शन, दिस इज सम फंक्शन एंड सम इज ऑल्सो एबल टू रिटर्न सम वैल्यू टू मेन, ठीक है। सो ये क्या ना, बोथ वे कम्युनिकेशन हो पा रहा है। सो आप देख रहे हो कि दो छोटे से फंक्शन आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं। अभी लेट से ये तो बिल्कुल छोटा सा एक सम का प्रोग्राम था, तो हमने इस प्रकार से ब्रेक कर लिया। लेट से मुझे कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना हो जहाँ पे सिर्फ 2 नंबर को ऐड नहीं करना हो, बल्कि मुझे क्या करना हो, मुझे एम्प्लॉई का डेटा मैनेज करना हो। सो एम्प्लॉई का बेसिक इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना हो, एम्प्लॉई का एड्रेस रिलेटेड डेटा को मैनेज करना हो, एम्प्लॉई का या किसी कंपनी का डिपार्टमेंट को मैनेज करना हो, आई मीन डिपार्टमेंट क्रिएट करना हो, डिपार्टमेंट को व्यू करना हो, या मुझे जॉब डेटा को मेंटेन करना हो, या मुझे पोजीशंस रिलेटेड कुछ डेटा को मेंटेन करना हो। तो आप देख रहे हो कि ये कोई छोटा सा सम प्रोग्राम नहीं है, इसमें कई सारे अब ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हमें। एम्प्लॉई का बेसिक इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट, जॉब, पोजीशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना है। सो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ हैविंग a function like sum in a small program, पूरा का पूरा प्रोग्राम ही चेंज कर दें? तो क्या करेंगे, ये जो मेन फंक्शन है इसको लेट से मैं एक अलग ही प्रोजेक्ट में लेके चला जाऊं। मैं इसको मे बी बिजनेस एक्सेस लेयर का नाम दे दूं, और ये जो सम फंक्शन इसको एक अलग प्रोजेक्ट बना लूं और इसका नाम दे दूं डेटा एक्सेस लेयर का नाम दे दूं। और ये डेटा एक्सेस लेयर के अंदर फाइनली डेटाबेस को एक्सेस किया जा रहा है, जो कि ऑल टुगेदर एक अलग ही डेटाबेस है। तो हमारा ये जो एनटीआर आर्किटेक्चर था, जहाँ पे ये मेरा हो गया बिजनेस लेयर, ये हो गया मेरा डेटा एक्सेस लेयर, और फाइनली हमारे पास डेटाबेस तो है ही। सो दिस इज़ डेटा एक्सेस लेयर, दिस इज़ बिजनेस एक्सेस लेयर, एंड दिस इज़ एक्चुअल डेटाबेस। सो यहाँ पे सारे टेबल्स एंड प्रोसीजर्स पड़े हुए हैं, और डेटा एक्सेस लेयर पे मैं काम करूँगा क्या करने का, इन प्रोसीजर्स के साथ बातचीत करने का। सो आई विल पास सम डेटा टू प्रोसीजर्स एंड इन रिटर्न प्रोसीजर रिटर्न सम वैल्यू टू डेटा एक्सेस लेयर। और ये डेटा एक्सेस लेयर को फाइनली बिजनेस एक्सेस लेयर कॉल करेगा। सो आई विल अगेन पास सम फंक्शंस जो कि डेटा एक्सेस लेयर पे लिखा हुआ है, और वो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू पास करेंगे हम लोग उसके पैरामीटर्स को, और डेटा एक्सेस लेयर पे जो भी फंक्शन बना हुआ है वो कुछ वैल्यू को वापस रिटर्न करेगा बिजनेस एक्सेस लेयर को। और फाइनली बिजनेस एक्सेस लेयर को यूज करके मैं आगे कोई प्रेजेंटेशन लेयर तैयार कर दूंगा, ठीक है। सो भले ही ये बोलने के लिए लेयर और अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, बट आप ध्यान से देखेंगे तो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें क्या करना है, हमें फंक्शंस बनाने हैं, और फंक्शंस में जो पैरामीटर्स बनाने हैं वो पैरामीटर्स को हमें समझना पड़ेगा। फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न करेगी हमें वो समझना है। सो बेसिकली रिटर्न टाइप, यदि मैं इसको ठीक से बता पाऊँ तो रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स, ठीक है। फंक्शंस का जो रिटर्न टाइप होता है और ये जो पैरामीटर्स होता है, इस चीज़ पे यदि आपको पूरा कंट्रोल है, पूरा कमांड है, तो ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आप समझ पाएंगे, और कैसे आपस में ये इंटीग्रेटेड हैं, आपस में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, इन चीज़ को आप ठीक से समझ पाओगे। तो डेटाबेस लेवल पे जो प्रोसीजर्स बनाए हैं वहाँ पे ऑलरेडी आप
काइंड ऑफ द बेनिफिट्स जो मुझे पैरामीटर्स से मिलते हैं आप देख चुके हो। डेटा एक्सेस लेयर पे भी हम लोग यही काम करने वाले हैं, बस फ़र्क ये रहेगा कि अब चूँकि हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग करने वाले हैं तो हम लोग डेटा एक्सेस लेयर पे हम लोग क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस के अंदर हम लोग फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। फंक्शंस को मेथड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लासेस बनाएंगे, फंक्शंस मेथड्स बनाएंगे, और फंक्शन मेथड्स बनाते समय हमें देखना है कि कितना डायनेमिक बना सकते हैं इसको, क्योंकि अब जितना डायनेमिक बना पाओगे उतना ज़्यादा लो डिपेंडेंसी होगा एक दूसरे के ऊपर, और जितना ज़्यादा लो डिपेंडेंसी होगा उतना ही अच्छा आर्किटेक्चर माना जाता है, ठीक है। अभी डेटा एक्सेस लेयर का जो 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 ब्यूटी हमें मेंटेन करना है उसमें हमने क्या लिखा था कि वो डेटाबेस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सॉरी। तो जाहिर सी बात है कि आपको कौन सा डेटाबेस टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, वेदर माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर या ओरेकल, ये भी पैरामीटर्स में पास होना चाहिए। सो नाउ आई लीव इट टू प्रेजेंटेशन लेयर, वो डिसाइड करे कि आपको माई सीक्वल यूज़ करना है कि सीक्वल सर्वर यूज़ करना है कि ओरेकल यूज़ करना है। CRUD ऑपरेशंस तैयार करेंगे तो मैं फिक्स नहीं करूँगा कि कौन सा टेबल में जाके स्टोर होगा, नहीं। मैं ये फीचर मैं देने वाला हूँ उन प्रोजेक्ट्स को, उन फंक्शंस को जो CRUD ऑपरेशंस के लिए एक्चुअली काम करने वाले हैं। सो जो भी इंसर्ट फंक्शन कॉल करेगा वो मुझे बताएगा कि उसको कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, मैं कुछ भी हार्ड कोड नहीं करने वाला हूँ। ओके, सो ये ब्रीफ बैकग्राउंड है कि कैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाएंगे, डेटाबेस के साथ कैसे काम करते हैं उसका एक छोटा सा प्रोग्राम पहले बना लेंगे, जैसे कैसे यहाँ पे 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया जिसको फाइनली अलग अलग फंक्शंस में ब्रेक कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, डेटाबेस के साथ काम करने का जो स्टैंडर्ड कोड होता है 8-10 लाइन का जो स्टेप्स होता है, पहले उन स्टेप्स को समझ लेंगे और उन स्टेप्स को देखते हैं कि कैसे डायनेमिक करके अलग अलग उसको लेयर पे ले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ट्राई करते हैं और भी सिंप्लीफाई करने का ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आए। कुछ डॉट्स क्लियर हो तो चैट में आप डालो, आई विल ट्राई टू आंसर देम, ठीक है। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।